Hello friends, this is JP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस CGL 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और ये पेपर 18 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। उम्मीद है अब तक जितने भी वीडियोस मैंने CGL 2020 से रिलेटेड बनाए हैं आप उनका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है एग्जाम से रिलेटेड या इन पेपर से रिलेटेड तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें। मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा कोई इसमें एफर्ट्स नहीं है, मैं पेपर डाउनलोड कर लिया हूँ और सिंपली आपका सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि कोई एफर्ट्स नहीं है, बट ये जो मैं टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ ये टाइम निकालना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। तो आप इसे समझें ज़रा, है ना। तो आपको क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सर मेरे लिए हेल्पफुल है, मददगार है, और कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है, आपकी तरफ लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो भी बताएं, सजेशन दिया करें, लाइक बटन किया करें, क्योंकि ये एफर्ट्स लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है ना। तो इस टाइम को मैनेज करना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। तो इससे मैनेज करना बड़ा सा चैलेंज है मेरे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस सेंटेंस में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप, है ना, ध्यान दीजिएगा। कैसे बात करना, सोते हुए बात करना। अब बहुत से लोग होते हैं, दो टाइप के, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो सोते हुए बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। एक होते हैं जो सोते हुए चलते रहते हैं, है ना। और जो सोते हुए चलते रहते हैं उनको बोलते हैं स्लीप वॉकिंग, है ना, स्लीप वॉकिंग। इसे स्लीप वॉकिंग बोलते हैं ना, स्लीप वॉकिंग। तो वो चलते हुए, मतलब चलते, सो नींद भी है ना, आंखें उनकी बंद हैं और वो चले जा रहे हैं, उन्हें बोलते हैं स्लीप वॉकिंग। तो एक वर्ड आपने सुन रखा होगा SOMN, रूट वर्ड अगर मैं बात करूँ वोकैब सेक्शन में, तो SOMN का मतलब भी होता है स्लीप, है ना, स्लीप। अब इनसे मिले जुले जो वर्ड होंगे उनका कहीं ना कहीं मतलब होगा स्लीप से ही, सोने से ही, नींद से ही, है ना। जैसे आपने वर्ड सुन रखा होगा सोमनीफेरस, सोमनीफेरस वर्ड सुन रखा है क्या, सोमनीफेरस। सोमनीफेरस जो पिल्स होती हैं ना, दवाइयाँ होती है, इनको खाने से नींद आ जाती है, तो सोमनीफेरस बोलेंगे उन्हें, है ना। देखो अब ये इसमें क्या आ गया, सोमनी वर्ड आ गया ना, सोमनी वर्ड आ गया। एक और वर्ड होता है, जैसे आपने देखा सोमनीलॉकिस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है सोमनीलॉकी, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। और इसी से बना वर्ड है सोमनीलॉकिस्ट, है ना, सोमनी SOMNILOQUIST, है ना। सोमनीलॉकिस्ट वो इंसान होता है जो कब टॉकिंग करे, सोते हुए टॉकिंग करे, है ना, ध्यान दीजिए, सोते सोते बात करे, वो इंसान को बोलते हैं सोमनीलॉकिस्ट, है ना। एक वर्ड इसी से मिलता बना है, आपने सुना होगा इंसोम्निया, है ना, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब ध्यान दीजिएगा। अब देखो मैंने बताया ना यहाँ पर सोमनिया, इंसोम्निया, एस गायब हो गया, इंसोम्निया, है ना। सोमनिया मतलब होता है सोना, और उसके पहले मैंने लगा दिया इंसोम्निया मतलब कि सो ना पाना, यानी इसे बोलते हैं अनिद्रा, यानी अनेबल टू स्लीप, अनेबल टू स्लीप, है ना, उसे बोलते हैं इंसोम्निया। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, अनेबल टू स्लीप, है ना, अनेबल टू स्लीप, है ना, स्लीप प्रॉपरली मतलब अच्छे से सो ना पाना, उसे बोलते हैं इंसोम्निया हो जाती है। ये डिजीज़ टाइप की होती है ना, बीमारी हो जाती है इंसोम्निया, अनिद्रा, है ना, तो उसे बोलते हैं इंसोम्निया। तो आपको पता है ना, आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पर दे रखा है लॉग, है ना। लॉग रूट वर्ड कर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है बोलना। अब उससे पहले, बोलने से पहले कुछ, यानी कि ये इसका मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी इंग्लिश में कहने का मतलब है इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होते हैं ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रोलॉग, ध्यान दीजिएगा। सोलिलोक एक ऐसा इंसान होता है, सोलिलोकिस्ट बना होता है ना, जो अपना ही बोलता जा रहा होता है, अपना ही बोलता जा रहा होता है, बाकी लोग उसे सुन रहे होते हैं, अकेला ही बोल रहा होता है और बाकी लोग उसे सुनने वाले हैं ना, खुद बोलेगा अकेला, उसे बोलते हैं सोलिलोक। और मोनोलॉग मोनो से बना है ना, मोनो मीन्स होता है अकेला और लॉग मीन्स होता है बोला, जो अकेला बोले, यानी खुद ही बोले खुद ही सुने, वही उसे बोलते हैं मोनोलॉग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चारों ऑप्शन मैंने अच्छे से डिटेल से आपको एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ईडियम है, बहुत ही अच्छा ईडियम है, अ लाइव वायर। अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग बात करूँ तो अ वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज रनिंग, है ना, एक वायर
जिसके भी अंदर से इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही हो, चल रही हो, लाइव वायर उसे बोलते हैं। लेकिन आपको पता है ईडियम जो होते हैं उन्हें हम इम्प्लाइड मीनिंग में कन्वे करते हैं, मीनिंग उनकी हम इम्प्लाइड मीनिंग में बताते हैं। तो यहाँ से आप सेंस निकाल सकते हैं, एक ऐसा तार जो लाइव हो ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही हो, तो क्या होगा, एक्टिव होगा, जाहिर सी बात है ना। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लाइवली हो ना, वेरी लाइवली और एनर्जेटिक पर्सन, अ वेरी लाइवली ना, अ वेरी लाइवली और इनर्जेटिक है ना, और इनर्जेटिक पर्सन, इनर्जेटिक एनर्जेटिक पर्सन है ना, एनर्जेटिक पर्सन उसे क्या बोलेंगे, लाइव वायर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त मौला इंसान, बहुत ही एक्टिव फुर्तीला इंसान है ना, अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अच्छा, एक इसी से मिलता जुलता इडियम मुझे याद आ गया, वायर से, वायर से है ना। आपने सुन रखा है क्या, अंडर द वायर, अंडर द वायर। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ ना। अंडर द वायर आपने क्या सुन रखा है, अंडर द वायर का मतलब क्या होता है, अंडर द वायर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मिनट। ध्यान दीजिएगा, अंतिम अवसर पर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मिनट। या फिर आपने एक और ईडियम सुन रखा होगा, एट द 11th आवर, या फिर एक और आपने ईडियम सुन रखा होगा, इन द निक ऑफ टाइम, है ना। तो ये सारे के सारे ईडियम में रिलेटेड एग्जाम बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इनका रिविजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नो सब्सटीट्यूशन यानी कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये हमें बताना है। विद मैग्नीफाइंग ग्लास, विद मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंड्स बिहेव। हम बहुत ही ना कहते नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से या उसी की मदद से हम क्या ऑब्जॉर्व कर सकते हैं कि कैसे, हाउ माइन्यूट, एक छोटा सा इंसेक्ट्स है ना, छोटे से इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े, लाइक कैसे, आंट्स के जैसे यानी चींटियों के जैसे बिहेव, बर्ताव करते हैं। तो ये बिहेव, बर्ताव करते हैं हम किसकी मदद से देख सकते हैं, विद मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है ना इंटर 12 में, अभी भी ग्रेजुएशन BSc में पढ़ा है अच्छे से। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से हैंडल लगा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज जनरली आपको ग्लास की बात करें तो ग्लास तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन होगा तो ये अनकाउंटेबल होगा, है ना, अनकाउंटेबल होगा तो उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं इन्हें तो आप काउंट कर सकते हो ना। और जो भी नाउन मैं बता रहा हूँ सेंटेंस में, एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर कैटेगरी में हो, यानी एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल कैटेगरी का हो और सिंगुलर आया हो, तो बिना आर्टिकल के नहीं आता है, बिना डिटर्मिनर के नहीं आता है, याद रखिएगा। एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल कैटेगरी का हो और सिंगुलर आया हो सेंटेंस में, तो बिना डिटर्मिनर के कभी नहीं आएगा। और डिटर्मिनर जो होते हैं हमारे, वो आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर देना पड़ेगा। अब वो डिटर्मिनर मिसिंग है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये अकेला आ जाएगा ना, एक की बात कर रहा है। तो विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप वीडियो आप कहीं ना कहीं ज़रूर इसका सोल्यूशन देख लिए होंगे, लेकिन हमें तरीके मेरे अलग हैं। मेरा जो तरीका है वो लॉजिकल है बिल्कुल, और मैं कोई रूल बेस पे नहीं बताता हूँ, लॉजिकल थिंकिंग में बेस पे बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। आप उम्मीद अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ समझिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर हिंदी आप समझें तो आवर्धक लेंस आपने सुना होगा, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, है ना। आवर्धक लेंस, है ना, आवर्धक लेंस ये होता है ना, इसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसकी मदद से हम एक छोटे से छोटे कीड़ा जो जैसे कि चींटी की कैसे बिहेव करती है, हम उसकी मदद से उसे देख सकते हैं। तो विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसीलिए इन्होंने 2 को आंसर दिया है। अदरवाइज ग्लास जो होता है वो मटेरियल नाउन है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो जब काउंटेबल कैटेगरी की नाउन आ जाए और वो नाउन सिंगुलर कैटेगरी में सिंगुलर रखे गए हों, तो बिना डिटर्मिनर के वो नहीं आते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एंटोनिम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम किसका, कंफर्ट का। कितना आसान वर्ड है, कंफर्ट जानते हो नहीं, आराम, है ना, आराम। अब आराम के पहले सिनोनिम देख लीजिए। कंफर्ट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करूँ तो ये नाउन है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने वर्ड सुन रखा होगा कंसोलेशन, कंसोलेशन है ना, CONSOLATION, कंसोलेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। सोलैस आपने वर्ड सुन रखा होगा, सोलैस सिनोनिम हो जाएगा इसका, है ना। रिलीफ वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, कितना आसान वर्ड है रिलीफ, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। राहत जिसे बोलते हो, आराम बोलते हो, है ना। कंटेंटेंट वर्ड सुना का, कंटेंटमेंट, सॉरी, कंटेंटमेंट
मेंट यानी संतुष्ट, बड़ा ही ना आराम, संतुष्ट है, कंटेंटमेंट है उसे बोलते हैं ना, कंटेंटमेंट। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम फाइंड करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका एंटोनिम होगा। हमने बता दिया एन्जॉयमेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, कंफर्ट है तो एन्जॉयमेंट है, लग्जरी है तो एन्जॉयमेंट है, कंफर्ट है, हैप्पीनेस है तो कंफर्ट है, यानी ये तीनों जो वर्ड हैं ये मोर ओवर एक दूसरे के सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर डिसकंटेंटमेंट जिसे बोलते हैं ना, असंतुष्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है पार्ट्स ऑफ, सॉरी ये हमारा है नरेशन सेंटेंस, है ना, नरेशन सेंटेंस है। तो नरेशन में देखते हैं, लिखा है द पोलिस मैन सेड, है ना, द पोलिस मैन सेड इट इज़ क्लियर दैट दिस इज द वर्क ऑफ प्रोफेशनल रॉबर, दिस इज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर। ये किसका काम है? ये एक प्रोफेशनल रॉबर का काम है। किसने कहा? पुलिस ने कहा कि ये क्लियर है। अब देखो हमें नरेशन पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसे सिंपल पास्ट में बदलना है। तो इसका यहाँ पर वॉज हो जाएगा, इसका वॉज हो जाएगा, और दिस का दैट हो जाएगा। ये तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, दिस का दैट हो जाएगा, बस बदल दीजिए, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। अब देखो इसमें क्या कर दिया, इन्होंने हैड बीन लगा दिया, गलत हो जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट बनाएंगे तो वाज लगा देंगे, है ना। यहाँ पर इन्होंने मस्ट लगा दिया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इट वाज पुलिसमैन सेड दैट इट वाज क्लियर दैट इज, फिर इन्होंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, ये गलत हो गया। द पुलिसमैन सेड दैट इट वाज क्लियर that was the work of a professional robber। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, फाइंड करनी है एरर। ओ, क्या कोई एरर है या नहीं है, ये हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट, है ना, क्या कोई एरर है या नहीं है, ये बताना है। लिखा है 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, है ना, ध्यान दीजिए, 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। बढ़िया सेंटेंस है ना, ध्यान दीजिएगा। ये बात कर रहा है जो हमारी विश्व की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं ना, जो विश्व की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं, अर्लीस्ट, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो विश्व की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं उनकी बात कर रहा है। वो कहाँ लोकेटेड थी? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स और नियर लार्ज रिवर्स, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑन द बैंक्स ऑफ या फिर और नियर लार्ज रिवर्स, यानी कि नदियों के किनारे पर या नदियों के तटों पर। ये बात बिल्कुल सही है। जो विश्व की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हुई थी या थी, तो वो बैंक्स की रिवर पे, किनारों पर या उनके आसपास एरिया पर लोकेटेड थी। ये बात कह रहा है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। किस पार्ट में एरर है, इन्हें ऑप्शन नंबर 3 में लगा रखा है। तो क्या एरर है, आप जरा देखिए, कितना आसान सेंटेंस है। इन्होंने अर्लीस्ट लगा रखा है, और अर्लीस्ट आपको पता नहीं कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं डेफिनेट बनाने के लिए ना, डेफिनेट हो जाते हैं। तो 10 अर्लीस्ट होना चाहिए ना, द अर्लीस्ट, द अर्लीस्ट, इसे दी अर्लीस्ट बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, दी अर्लीस्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 ऑफ दी अर्लीस्ट, यानी यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ध्यान दीजिएगा, अर्ली पॉजिटिव डिग्री, अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री, और अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको पता होता है ना कि आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पर अर्लीस्ट के पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको, और इसे यहाँ पर बोलेंगे दी, क्योंकि अर्लीस्ट जो है वो वॉल कॉन्सोनेंट, वो सॉरी वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, इसलिए दी अर्लीस्ट बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। बोलने पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, जो बात कर रहा है विश्व की 4 सभ्यताएं, जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं, विश्व की 4 प्रारंभिक सभ्यताएं हैं, जो थी, सॉरी है नहीं, जो थी, वर लोकेटेड थी कहाँ पर, ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स, बिल्कुल नदियों के किनारों पर या नदियों के आसपास के एरिया पर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और इन फ्यूचर इसमें आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि CGL SSC रिपीट जरूर करती है कहीं ना कहीं, चाहे वो CHSL में करे या MTS में करे या 10 मतलब कहीं भी कर सकती है, वो CGL में भी कर सकती है, CPO में यानी कि भेज सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इनकरेक्टली वर्ड फाइंड करना है, इनकरेक्टली। अब देखो राइम लिखा है, राइम मीन्स होता है क्या है, राइम मीन्स आपने सुन रखा होगा, इससे पहले हम लोग पेपर में सॉल्व कर लिया है। राइम मीन्स होता है तुक,
है ना, अ वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड एज अनदर, है ना, अ वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड एज अनदर, उसे बोलते हैं राइम, है ना, बिना राइम के बोलते हैं नहीं, बिना राइम के बात किए जा रहे हो, गाना बिना राइम का था, है ना, उसे तो तुक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, तुक, है ना। तो राइम बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं है राइम में, राइम बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई भी एरर नहीं है। रिसिप्ट में स्पेलिंग गलत लिख रखा है, रेफर्ड भी बिल्कुल सही है, रेफर्ड, रेस्टोरेंट की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। अब जरा देख लीजिए सेकंड के बेस पे, है ना, सेकंड कैसे करेंगे। जनरली एक ट्रिक होती है, मैंने बताया ना ट्रिक, लेकिन आपको पता ना ट्रिक जो होती है वो जनरली फेल भी होती हैं। यानी सी के बाद अगर हमें कभी आई या ई कुछ लिखना हो तो हमेशा पहले ई आएगा और बाद में आएगा आई, ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले ई आएगा फिर बाद में आएगा, ये सी वाले केस में लागू होता है, याद रखिएगा। जैसे बहुत सारे वर्ड हो जाए, जैसे आ जाए रिसीव आ जाए, हमने रख दिया रिसीव, अब रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIVE होता है, याद रखिएगा ना, रिसीव की स्पेलिंग क्या होता है, देखो CEIV, तो ये सी वाले केस में तो बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। जैसे डिसीव आ जाए, DECEIVE, डिसीव आ जाए, ऐसे ही जैसे आपका परसीव आ जाए, PERCEIVE, है ना, परसीव हो गया, तो परसीव ही हो गया। इसी में आपने कंसीव आ जाए, CONCEIV, कंसीव भी हो गया, तो ये सब इसकी स्पेलिंग हो गई, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी केस में तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी के केस में IE हो जाता है, सी के केस में EI और बाकी के केस में IE हो जाता है। जैसे लेकिन इसका एक्सेप्शन भी हो जाता है, जैसे अचीव आ जाए, अचीव की स्पेलिंग जो होती है वो हो जाती है ACHIEV हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि ना जो ट्रिक होती है, ट्रिक कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, तो आप शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, ट्रिक पे नहीं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है सही से स्पेल्ड जो किया जाएगा वो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RECEIPT, है ना, रिसिप्ट इसे बोलते हैं ना, रिसिप्ट इसे रसीद बोलते हैं। तो रिसिप्ट की स्पेलिंग आपको समझ में करनी यही था, ने यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया है, तो ये हमारी एरर है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही से अप्रोप्रिएट होगा। चलिए देखते हैं। हिमांक्स हेल्थ वो हैज़, है ना, हिमांक नाउन है ना, नाउन है, ध्यान दीजिएगा, हिमांक्स हेल्थ, हिमांक की हेल्थ बात कर रहा है, तो हिमांक्स हेल्थ हैज़ डैश एवर सिंस ही हैज़ रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, है ना, उसकी हेल्थ में कुछ तो हुआ होगा, यानी कुछ बदलाव, अच्छा हुई, अच्छी हुई या ख़राब हुई है, कब से, सिंस, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, सिंस कब से, जब से वो उसने रिफ्यूज़ किया है, मना किया है, टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ऐसे अपना खुद का ट्रीटमेंट वो नहीं करवाएगा और वो इस बात को लेकर रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगा, तब से उसकी हेल्थ में जो क्या हुआ है, अब जाहिर सी बात है डिक्लाइन हुआ होगा, अगर उसकी हेल्थ ख़राब हुई होगी, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आपकी हेल्थ जो है डिक्लाइन ही करेगी, है ना, ध्यान दीजिएगा, डिटेरियोरेट ही होगी, खराबी होगी, बेसिकली हेल्थ के लिए डिटेरियोरेट ही लगाते हैं, याद रखिएगा, या कोई कंडीशन हो, कोई सिचुएशन ऐसी है जो और ख़राब हो रही हो, व्हेन सिचुएशन गोज़ फ्रॉम बैड टू वर्स दैट बिकम्स डिटेरियोरेट, है ना, ध्यान दीजिएगा, डिटेरियोरेट मतलब कि चीज़ें और ख़राब हो जाना, उसे बोलते हैं ना, तो डिटेरियोरेट यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट में डिस्पैरेज्ड, डिस्पैरेज का मतलब होता है ना अवहेलना करना, आपने वर्ड सुन रखा अवहेलना करना, अवहेलना की और बेहतर जो आप समझने लायक हिंदी है वो ये है कि निंदा करना, है ना, निंदा करना, मैंने अवहेलना इसलिए बताया क्योंकि अच्छा लगता है अवहेलना करना, हालांकि नेगेटिव वर्ड है अवहेलना करना ना, निंदा करना, तो निंदा करना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पैरेज्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 की मीनिंग यही हो जाएगी। डेप्रिसिएट वर्ड आपने सुन रखा होगा ना, डेप्रिसिएट डेप्रिसिएशन से बना है, डेप्रिसिएटेड मतलब अवमूल्यन होना, है ना, चीज़ों का कम होना, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएटेड करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फोर्थ में लिखा है डेनिग्रेटेड, है ना, ध्यान दीजिएगा, डेनिग्रेटेड मतलब क्या होता है, डेनिग्रेटेड मतलब होता है लुक डाउन अपॉन समबडी, है ना, किसी को नीचा दिखाना या किसी को नीचा बदनामी करना किसी की, उसे बोलते हैं डेनिग्रेट कर देना। सो सब कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एंटोनिम फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एंटोनिम फाइंड करना है, किसका, कंसीटेड का। अब कंसीटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए, कंसीटेड बना है कंसीट से, CONCEIT, देखो वही आ गया सी वाला, अभी यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो रहा है ना, CEIT, है ना, कंसीट, कंसीट मीन्स होता है ना घमंड टाइप का,
तो कंसीटेड इसी से बना है, ध्यान दीजिएगा, कंसीटेड इसी से बना है, घमंडी हो जाना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ना प्राउड फीलिंग आ जानी है आपके अंदर आ जाए। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, याद रखिएगा यहाँ पर, है ना। तो कंसीटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अगर इसके आप सिनोनिम सुनना चाहें तो सुन लीजिए। बोस्टफुल आपने वर्ड सुन रखा होगा, BOAST, बोस्टफुल, है ना, बोस्टफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉम्प्लासेंट वर्ड सुन रखा है क्या आपने, कॉम्प्लासेंट, है ना, बिल्कुल एकदम काहिल टाइप का हो जाना, मतलब एकदम लेजी है, बस हमारा जो है वो है बिल्कुल ना घमंडी टाइप का, कॉम्प्लेसेंट हो जाना एकदम, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सुपरसिलियस आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, सुपरसिलियस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, सुपरसिलियस, है ना। हॉटी वर्ड आपने सुना ही रखा होगा, हॉटी, है ना, हॉटी नेचर, HAUGSTY, है ना, हॉटी, बहुत ही हॉटी नेचर हो जाएगा। पफ्ड अप, क्या सुन रखा है, पफ्ड अप, पूछा गया है ये वर्ड ना, पफ्ड अप, हालांकि सारे पूछे गए हैं बट ये भी मुझे जल्दी याद आ रहा है कि ये पूछा गया है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब टेस्ट लगाएं, खूब मॉक टेस्ट दें, है ना। और कब ये दें, जब एक बार आप कोर्स मतलब ना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें तब। इकोसेंट्रिक आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, इकोसेंट्रिक, ये भी हमारा दम्भी टाइप का होता है, बहुत ही घमंडी टाइप का होता है, मगरूर टाइप का होता है, इकोसेंट्रिक हो जाएगा। एरोगेंट वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, है ना। स्मग वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, स्मग, स्मग, है ना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्नॉबिश वर्ड सुन रखा है क्या, SNOBISH, है ना, ध्यान दीजिएगा, डबल बी है इसमें, SNOBBISH, स्नॉबिश वर्ड हो गया, है ना। वेनग्लोरियस वर्ड है, याद रखना, ये बहुत ही मतलब CDS में पूछा गया है ये वर्ड, वेनग्लोरियस, है ना, वेनग्लोरियस। अब वैन ग्लोरियस में यहाँ पर वैन जो वर्ड है इसके दो मीनिंग है, अभी मैं बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है ना। तो वैन ग्लोरियस एक साथ वर्ड है, ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है घमंडी, बहुत ही ना दम्भी टाइप का, मगरूर टाइप का हो जाना, एकदम घमंड आ जाए किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं वैन ग्लोरियस, है ना, ध्यान दीजिएगा, वैन ग्लोरियस। बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए हैं आपको, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। प्राउड किसका सिनोनिम हो जाएगा, कंसीट का हो जाएगा, हमें यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना था। वैन के मतलब दो होते हैं, जरा समझ लीजिए, एक तो वैन का मतलब होता है टू प्राउड, है ना, टू प्राउड मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी, इतना ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, टू प्राउड हो जाएगा। और एक तो दूसरा होता है यूजलेस, है ना, ध्यान दीजिएगा, यूजलेस। अब इसकी मीनिंग निकाल सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो घमंडी होते हैं ना वो यूजलेस ही हो जाते हैं। तो दो मीनिंग मैंने बता दिया। गो इन वेन इसी से बना है, गो इन वेन आपने सुना होगा ना, गो इन वेन, गो इन वेन, है ना, VAIN, गो इन वेन मतलब कि चीज़ें असफल हो जाएं, बिल्कुल बेकार हो जाएं, सब धुआं धुआं हो गया, बेकार हो गया, सारे एफर्ट्स आपके पानी में, सारे एफर्ट्स पर पानी फिर गया। तो माई ऑल एफर्ट्स हैज़ गॉन इन वेन, कैसे बोलेंगे, माई ऑल एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन, सॉरी, माई ऑल एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन, है ना, मेरे सारे प्रयास पानी मतलब बेकार हो गए, माई ऑल एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन। सो गो एंड गॉन हो जाएगा इसी से ना, तो गो इन वेन मतलब बिल्कुल बेकार हो जाना, तो इसी से मैंने बता दिया। सुपीरियर की मीनिंग आप समझते ही हो, आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 10 में बात फाइंड करना है सिनोनिम, सिनोनिम फाइंड करना है ब्रैट का, है ना। ब्रैट होता क्या है, ब्रैट बेसिकली एक ढीठ बच्चा होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ना जिसे बोलते हैं ढीठ बच्चा, निर्लज टाइप का एकदम, बहुत ही, उसे बोलते हैं ब्रैट, है ना। अब ब्रैट के सिनोनिम अगर बात सुनेंगे तो कैसे, इसे ब्राइट बोलेंगे, वैसे बोलते हैं क्या है, ब्राइट, है ना, ब्राइट, इसे ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, ब्राइट। ब्राइट मतलब तो ढीठ टाइप का, ढीठ टाइप का, बहुत ही ढीठ टाइप का, रास्कल टाइप का। आपने रास्कल वर्ड सुन रखा है ना, RASCAL, रास्कल हो जाए आपका। रोग वर्ड सुन रखा है क्या आपने, रोग, है ना, ROGUE, रोग हो गया आपका, सिनोनिम हो जाएगा आपका। अर्चिन वर्ड सुन रखा है, ये तो सुन ही रखा होगा ना, बहुत ही ढीठ बदतमीज लड़का, अर्चिन हो जाएगा। स्काउंड्रल वर्ड सुन ही रखा होगा, है ना, घर ही पे अक्सर सुनने को मिलता रहता है ना, स्काउंड्रल टाइप के लड़के हो क्या, SCOUNDREL, स्काउंड्रल किसी के लिए भी लग जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। रिफ्रैक्टरी वर्ड सुन रखा होगा, रिफ्रैक्टरी, है ना, REFRACTORY, है ना, रिफ्रैक्टरी वर्ड आपने सुन रखा होगा। ऑब्स्टिनेट भी वर्ड सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं ये भी इसका सिनोनिम ही है, ऑब्स्टिनेट है, बड़ा ही जिद्दी टाइप का, है ना, बड़ा ही ऑब्स्टिनेट है। स्टबर्न आपने वर्ड सुन रखा होगा, STUBBORN, स्टबर्न वर्ड आपने सुन रखा होगा। ऑब्ड्यूरेट आपने वर्ड सुन रखा होगा, OBDU,
और एटी है ना, ऑब्डिरेट वर्ड आपने सुन रखा होगा। बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं, सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे है ना। तो सिनोनिम यहाँ पर फाइंड करना था, स्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब बदतमीज बच्चा, ध्यान दीजिएगा है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। रिच पर्सन नहीं होगा है ना, वाइज मैन भी नहीं होगा। प्लम्प लेडी क्या होती है? प्लम्प लेडी मतलब एक ऐसी लेडी जो बहुत ही ना गोल मटोल हो, बहुत ही अच्छी हो, देखने में अच्छी लग रही हो है ना, जो ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो अपने आप पर ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, वो उस टाइप के प्लम्प लेडी है ना। प्लम्प बेसिकली होता है गोल मटोल है ना। कहते नहीं कि बेबीज प्लम्प चीक्स है ना, चीक्स चीक्स समझते हो ना, प्लम्प चीक्स, PLUMP, प्लम्प चीक्स मतलब गोल मटोल गाल है ना, गोल मटोल गाल उसे बोलते हैं ना प्लम्प लेडी है ना, बहुत ही ना देखने में अच्छी हो, गोल मटोल हो, अच्छा हो, उस टाइप से, तो वो प्लम्प लेडी होती है। तो प्लम्प लेडी यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी 11 नंबर में फिल इन द ब्लैंक की बात करनी है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। यूज़ योर लॉजिकल थिंकिंग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग सोचो, यानी अपने जो है ना तार्किक मतलब कोई भी डिसीजन लो उससे पहले आप अच्छे से उसे सोच विचार के लो। यूज़ योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डैश, डिसीजंस नाउन है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव ही आएगा। टुडे, आज आप ना सोच विचार के डिसीजन लिया करो, ये कह रहा है कि यूज़ योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डिसीजंस टुडे आज, एज यू विल सर्टेनली सक्सीड, बिल्कुल निश्चित रूप से आप फ्यूचर में सक्सीड हो जाओगे यानी सफल हो जाओगे। तो आज के जो डिसीजन आपके होंगे, मैं वही कह रहा था ना कि आपकी जो स्टडी है वो डायरेक्शन सही होनी चाहिए, सही गाइडेंस में होनी चाहिए और सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। एक आपकी ना एक लाइन आती है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। इसीलिए बोलते हैं कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है बहुत ही खतरनाक हो जाती है। वो इसलिए खतरनाक हो जाती है कि आप उस सब्जेक्ट को छोड़ भी नहीं पाते हो, ड्रॉप भी नहीं कर पाते हो और उसमें कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते हो। तो अ लिटिल नॉलेज बहुत ही खतरनाक होती है। या तो नॉलेज हो ही ना, या तो फिर अच्छी नॉलेज हो कि आप उसका काम चल जाए, बेहतर आप उसमें अच्छे नंबर ला पाए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा थरो नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इसे यही बात कर रहा है कि आप जो भी डिसीजन लो उसे अच्छे से सोच समझ कर लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग, तार्किक जो भी आपके डिसीजन हो तार्किक हो, अतार्किक ना हो। तो वो जो डिसीजंस होंगे, आप डेफिनेटली अगर ऐसे डिसीजन लेते हो तो सर्टेनली निश्चित रूप से आप फ्यूचर में सफल हो जाओगे, सफल होगे है ना। तो ये कह रहा है बात। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? डेस्परेट मतलब बहुत ही आतुर होता है, बहुत ही बेचैन है, आतुर है ना, किसी चीज़ को लेकर व्याकुल है। और बेसिकली ये पर्सन के लिए लगाते हैं, यहाँ पर डिसीजन तो नॉन लिविंग है, ध्यान दीजिएगा। डेस्परेट इंसान होता है, सी इज़ डेस्परेट, आई एम डेस्परेट, यू आर डेस्परेट, इस टाइप से बहुत ही व्याकुल है, अधीर है ना, बहुत ही ना हताश है, इस टाइप से बेकरार है। आपने वर्ड सुन रखा होगा, बहुत ही बेकरार है इस टाइप से, आउट ऑफ कंट्रोल टाइप का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है, सारे के सारे वैसे एडजेक्टिव हैं। सीवियर जानते हो ना, सीवियर यानी बहुत ही सीवियर, इसी से बना है सीवियरली। और सीवियर मतलब ना कठोर, सख्त, सख्त टाइप का। अब सीवियर जो बेसिकली यूज किया जाता है पनिशमेंट के रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है, हालांकि पेन के रूप में भी यूज किया जाता है। सीवियर पेन मतलब बहुत ही ना भयंकर दर्द इसे बोलते हो ना। एक्सक्रूसिएटिंग वर्ड आपने सुन रखा होगा पेन के लिए, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होना, बहुत ही तीव्र दर्द होना, उसे बोलते हैं एक्सक्रूसिएटिंग पेन। तो सीवियर पेन भी लगाते हैं, सीवियर पनिशमेंट भी लगाते हैं। तो यहाँ पर पनिशमेंट नहीं होगा, डिसीजन के लिए सीवियर भी नहीं लगाएंगे, डेस्परेट भी नहीं लगाएंगे, इंसान के लिए लगाते हैं। क्रिटिकल लगाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल मतलब बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं, सीरियस हैं, जटिल है ना, थोड़ा महत्वपूर्ण है टाइप के, अच्छे हैं है ना। तो आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अगर आप उन पर लॉजिकल थिंकिंग के रूप में यानी अच्छे सोच विचार कर डिसीजन लोगे तो ये फ्यूचर में जरूर आपको सफलता दिलाएंगे। तो ये बात यही कह रहा है, क्रिटिकल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डेंजरस डिसीजन नहीं होंगे, अगर डेंजरस डिसीजन हो गए तो आपको सक्सीड कैसे मिल जाएगी? तो ये तो वर्ड ऐसे नहीं होगा, आप पहले ही काट दोगे है ना, सफलता आपको फिर नहीं मिलेगी अगर डेंजरस डिसीजन आप लोगे है ना। अगर आप डेंजरस डिसीजन ले रहे हो तो सफलता कैसे पात पाओगे ना, ध्यान दीजिएगा। रिस्की डिसीजन हो सकते हैं लेकिन डेंजरस नहीं हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है इनकरेक्टली वर्ड। इनकरेक्टिव वर्ड किसका? प्रोफेसर, देखो कैसे लिख रखा है ना, बिल्कुल मतलब क्या बताएं, इसमें कोई किसी काम का क्वेश्चन नहीं है ना। प्रोफेसर किसको नहीं पता है प्रोफेसर की स्पेलिंग? अब प्रोफेसर की स्पेलिंग याद रखिएगा, PROFE। कैसे बनाएंगे इसे? बनाओ PROF। अब कैसे लिख रखा है? FE और SER। देखो गलतियों के ऊपर गलती दे रखी है, कोई भी इसे बता देगा। इसे ना इनको ना एरर दी भी नहीं दे पाए ढंग से। अगर ढंग से एरर देते तो यहाँ पर डबल F कर देते, तो यहाँ पर O तो कम से कम रखते, लेकिन दो एरर बना रखे हैं ना। तो यहाँ पर दो एरर हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी? आप लिखिएगा PROFESSOR होता है, याद रखिएगा है ना।
यहाँ पर सिंगल एफ होता है और यहाँ पर डबल एस के बाद ओ आर होता है, ये बात याद रखिएगा। सो प्रोफेसर की स्पेलिंग सही हो जाएगी जो मैंने अब लिखा है। हेडमास्टर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, टीचर की सही है, डायरेक्टर की सही है, सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करनी है, क्या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर है तो क्या है बताइए जरा। चलिए देखते हैं। हम लिखा है सुरेश हैज़ ओनली बीन वर्किंग, सुरेश हैज़ ओनली बीन वर्किंग हेयर सिंस 1 मंथ। 1 मंथ आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। अब जो सिंस है हमें पता है ना, सिंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, यहाँ पर कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। और जब सिंस कंजंक्शन ऑफ टाइम का यूज किया जाता है तो ये यूज किया जाता है यूज्ड विथ अ पॉइंट इन टाइम। किसी फिक्स्ड पॉइंट टाइम के लिए अगर यूज करें तो हम वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 2020, सिंस 2016, इस टाइप से। सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस 8 o'clock, मतलब सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, कुछ भी टाइम दे, कोई फिक्स टाइम दे तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज हमें यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम अगर दिखाना हो, पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये भी ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे। अब इससे मैंने अभी बताया था ये कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, प्रेपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, सिंस यहाँ पर प्रेपोजिशन है, सिंस कंजंक्शन भी बनता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सिंस कंजंक्शन भी बनता है लेकिन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला प्रेपोजिशन है, क्योंकि बाद उसे यहाँ पर वर्ड दे रखा है, नाउन, ऑब्जेक्ट, नाउन दे रखा है, तो ये प्रपोजिशन हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा जो पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर 1 मंथ, ऐसे बोलते नहीं, फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 डे, 2 डे, 3 डे, है ना, इस टाइप से। 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर, इस टाइप से। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर लगाते हैं, क्योंकि ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो यह पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस लगाते हैं। तो सिंस यहाँ पर गलत हो जाएगा, फॉर वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी जो लिखा है वो तो गलत है ही है। हैव एवर सिंस, एवर सिंस भी नहीं लगाएंगे, सिंस लगा सकते तो एवर सिंस भी लगा सकते थे, गलत हो जाएगा। फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जम्बल्ड है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो जंबल है। जंबल में देखते हैं कैसे है लिखा है। अब हम हमारा सेंटेंस पढ़ेंगे। हमने जंबल करने के तरीके भी बता रखे हैं कि कैसे किया जाएगा जंबल। एक ऐसा सेंटेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा जो एक स्टैंड एलोन सेंटेंस हो, जो सेंटेंस यानी जो पूरे पैसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। अब देखें, मैं पढ़ता हूँ, दे स्टॉप्ड। अब देखो दे प्रोनाउन आया है तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस दे प्रोनाउन के लिए क्या कोई नाउन यूज किया गया है। अगर कोई नाउन यूज किया गया तो पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो ए से मैं रिजर्व कर लेता हूँ, देखता हूँ, हालांकि ए से स्टार्ट ही नहीं है तो सबसे पहले काम ही खत्म, है ना। कोई ऑप्शन में ए से स्टार्ट ही नहीं है। लिखा है टेनाली वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड एक्सक्लेम्ड। अब वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड एक्सक्लेम्ड ये बात बन सकती थी, लेकिन उससे पहले टेनाली के बारे में बात तो की जाएगी। अब एक चीज़ जरा समझिएगा, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा सुनिएगा, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए आज, तो मैंने पहले उनका नाम पूरा लिखा, फिर बाद में जब उनका इंट्रोड्यूस करूँगा तो मैं सिर्फ मिस्टर मोदी लगाकर बोल सकता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे मैं पहले अपना नाम बोलूँ AP सर, फिर बाद में अपना नाम टाइटल लेकर बोल दूँ। जैसे मैंने कहा पहले सुरेश कुमार वर्मा, ऐसे कोई नहीं नाम मैंने बोल दिया, है ना, मैंने बोल दिया AP यादव। जैसे मैंने कहा AP यादव, AP यादव आज पेपर सॉल्व करा रहे हैं और बहुत अच्छा सलूशन दिए हैं। इसके बाद मैं बोलूँ यादव जी बहुत अच्छा सलूशन दिए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने नाम को इंट्रोड्यूस करूँगा, यानी मैं पहले किसी को इंट्रोड्यूस करूँगा फिर बाद में उसका टाइटल यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर तेनालीराम को, सबसे पहले तेनालीराम ये वाला आ जाएगा पार्ट, उसके बाद तेनाली आ जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी डी इज गोइंग टू इनिशिएट दिस पैसेज, है ना, ऑप्शन डी इज गोइंग टू इनिशिएट दिस पैसेज। तो बाकी कौन कौन गलत हो गई, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास DB और DA बचा। अब डी के बाद B आएगा या डी के बाद A आएगा, ये पॉइंट देखना है। अब देखो लिखा है डी में 1 डे तेनालीरामन एंड हिज वाइफ, 2 लोग हैं। अब देखो तेनालीरामन एंड हिज वाइफ 2 लोग हो गए और 2 लोगों के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, दे यूज करेंगे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर A आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ना, वर ऑन देयर वे टू हम्पी। अब देखो ये हमें देखना पड़ेगा, पढ़ लेना पड़ेगा, हालांकि आएगा लेकिन कहाँ पर आएगा ये नहीं पता है, बाद में नाउन के बाद ही दे आएगा ये पता है ना। दे स्टॉप्ड, देखो ये जा रहे थे हम्पी और फिर उन्होंने स्टॉप्ड किया, बिल्कुल बन गई बात, है ना। डी के बाद A और DA एक पेयर हो गया, किसमें है, इसमें तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लो, बाकी आंसर यही होगा और मैंने तरीका भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है सिनोनिम।
सिनोनिम फाइंड करना है किसका, डिराइड का। डिराइड बना है डेरिजन से, है ना, डिराइड जो बना है डेरिजन से बना है। और डेरिजन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डेरिजन का मतलब बेसिकली होता है ना उपहास करना, आलोचना करना, निंदा करना, है ना, उपहास करना, आलोचना करना, उसे बोलते हैं डिराइड का। सॉरी, डिराइड का मतलब होता है ना, क्योंकि ये वर्ब है, ये नाउन हो जाएगा डिरिजन, डिराइड वर्ब हो जाएगा। अगर वर्ब हो गई तो इसका मतलब होता है उपहास करना, निंदा करना, आलोचना करना। और अगर डेरिजन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा उपहास, निंदा, आलोचना, इस टाइप से, है ना। तो अब डिराइड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही मजाक उड़ाना किसी चीज़ का, किसी का। मेक फन ऑफ वर्ड सुन रखा है क्या आपने, मेक फन ऑफ, है ना, मेक फन ऑफ समबडी, मेक फन ऑफ समबडी समथिंग, है ना, इस टाइप से किसी का मजाक उड़ाना। फिर ध्यान दीजिएगा, तो अब ये वर्ड आपने सुन रखा होगा, ये फ्रेज टाइप का है। पोक वर्ड सुन रखा है क्या? पोक मीन्स होता है उंगली करना बेसिकली, पोक फन, है ना, पोक फन एट समबडी, पोक फन एट समबडी, ये भी मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। लैम्पून वर्ड सुन रखा है क्या, LAMPOON, है ना, लैम्पून वर्ड सुन रखा होगा आपने। रेडिक्यूल तो सुन ही रखा होगा, ये तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, रेडिक्यूल, है ना, रेडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना। मॉक तो जानते ही हो, मॉकिंग करना, है ना, मॉकरी इसी से बना है ना, डोंट मेक मॉकिंग, मॉक, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, डिसडेन वर्ड सुन रखा है क्या, डिसडेन, मुझे याद आ रहा था ना, डिसडेन, डिसडेन वर्ड हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टाउंटिंग वर्ड भी आपने पता होगा ना, टाउंट करना, TAUNT, टाउंट करना, भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, मजाक उड़ा रहे हैं किसी का। जियर वर्ड आपने सुन रखा होगा। बहुत सारे सिनोनिम मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनमें से अगर आप 20-30% भी याद रखेंगे तो आपका अच्छा से काम हो जाएगा। और ये सारे के सारे रेलेवेंट हैं, कोई इररेलेवेंट नहीं है, आए हैं, पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो इनका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। डिराइड का मतलब क्या होता है, उपहास करना और मजाक उड़ाना किसी का। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, अपलॉड करना, है ना, प्रेज करना। एडमायर इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। लिफ्ट का मतलब जानते ही हो, अप्रूव का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, हामी भरना, मंजूरी देना, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, इसका हो जाएगा मीनिंग, है ना, मॉक करना। तो मॉकिंग कर रहा है, डिराइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फाइंड करना है ईडियम की मीनिंग। और ये ईडियम ये बेसिकली यूज किया जाता है व्हेन टू रिप्रेजेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग, लायंस शेयर बोलते हो ना, व्हेन टू रिप्रेजेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग या लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग, दी लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग, उसे क्या बोलते हैं, लायंस शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लायंस शेयर, दी लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल लगा रहे हैं ना, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ या पोर्शन ऑफ समथिंग, है ना, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग या पार्ट ऑफ समथिंग, उसे क्या बोलते हैं, लायंस शेयर बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, द पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट, नहीं छोड़ा जाने वाला नहीं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर इन अ ग्रुप, ये थोड़ा ना बात है, ध्यान दीजिएगा। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ लायन व्हेन इट इज अटैकिंग अ प्रे, गलत हो जाएगा, ये साउंड की बात थोड़ा ना कर रहा है। द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इस ईडियम का मीनिंग यही है। एक और ईडियम आपने सुन रखा होगा इसी से मिलता जुलता, जैसे मुझे ये वर्ड याद आ जाते हैं, क्यों याद आ जाते हैं आप नहीं जानेंगे, ये याद मुझे इसलिए जाते हैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है ना, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी इसलिए ये वर्ड याद आ जा रहे हैं मुझे। तो एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, अ लायन इन द वे, अ लायन इन द वे। अब लॉयन इन द वे मतलब क्या है, अब इसका लिटरल मीनिंग निकालिए, इसी से निकाल लोगे। एक रास्ते में आपको शेर मिल जाए तो शेर के मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका खतरा ही तो है ना, तो इसका मतलब है अ डेंजर और एन ऑब्स्टेकल, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक ऑब्स्टेकल हो सकती है, बाधा हो सकती है, या फिर या डेंजर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, डेंजर या फिर ऑब्स्टेकल, है ना, ऑब्स्टेकल जानते हो ना, बाधा, ऑब्स्टेकल। तो ये मैंने आपको ईडीएम एक और बता दिया मिलता जुलता, इसीलिए मैं कहता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, आप उन्हें अच्छे से सुनते रहें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन हमारा जम्बल्ड का है, मैं सेंटेंस ऐसा देखना है जो पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से कह रहा है कि शॉपकीपर, अब देखो लिखा शॉपकीपर, हेयर आई हैव पैक्ड देम ऑल, अब ये बात कर रहा है देम की, तो देम यानी कि इससे पहले किसी न किसी चीज़ की बात कर रही होगी ना, कोई किया होगा, कोई रिक्वायरमेंट की होगी या कुछ बोला होगा, तो देम यानी ए से तो नहीं हम स्टार्ट करेंगे। सो ए से तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेता हूँ, माला, प्लीज़ गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स
2 पैकेट्स ऑफ स्टीमर्स एंड सम कैंडल्स। अच्छा ये बात हो गई, और इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो देम वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए ये देम वर्ड आया है ना। तो बी के बाद ए आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बी के बाद ही ए आएगा, बी के जस्ट बाद ए आएगा ये नहीं पता है, लेकिन बी के बाद ही ए आएगा ये बात पता है। और माला यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है, शॉपकीपर सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बलून्स यू नीड टू पे ओनली 30 रुपीज़। अच्छा ये बात पे करने की तभी आएगी जब माला पूछेगी हाउ मच डू आई नीड टू पे, मुझे कितना पे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये डी के बाद आएगा, यानी डी सी एक पेयर बन जाएगा और बी से स्टार्ट करेगा। अब देखिए किस में हो रहा है, डी सी पेयर बन रहा है, बी से स्टार्ट कर रहा है, बी से, अच्छा वैसे देखिए बी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट कर रहा है, बी ए डी सी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्वेश्चन नंबर फाइंड करना है हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन आर हु एम्फसाइजेस द बैड पार्ट ऑफ सिचुएशन। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, सिंपल से बोल देते हैं, वन हु सीज डार्क साइड ऑफ समथिंग। एक पेसिमिस्ट इंसान तो ये होता है ना, पेसिमिस्ट इंसान मतलब कि निराशावादी। अब निराशावादी तो ये सब बौखलापन करेगा, है ना। निराशावादी इंसान, है ना, एक ऐसा इंसान जो हमेशा डार्क साइड देखे, मतलब कोई चीज़ करने से पहले नेगेटिव सोच लेता है, यार ये नहीं होगा, मैं तैयारी करने जा रहा हूँ सीजीएल की अच्छे से, और फिर लोग बोल देंगे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर भी वही बात आ जाएगी, यार मैं नहीं हो पाएगा, तो वो पेसिमिस्ट हो जाता है। और ये गलत है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये घोर नेगेटिव वर्ड है। पेसिमिस्ट होना घोर नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, भयंकर वाला नेगेटिव वर्ड है। निराशावादी हो जाएगा, पेसिमिस्ट हो जाएगा ना। तो पेसिमिस्ट आपको नहीं होना है, ये बातें याद रखना। अब आगे बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सो पेसिमिस्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसी से बना है पेसिमिज्म, है ना, नाउन, और पेसिमिस्ट वो इंसान हो जाएगा, निराशावादी इंसान। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मिसएंथ्रोप, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मिसएंथ्रोपिस्ट, इसी से बना है मिसएंथ्रोप। और मिसएंथ्रोप का मतलब होता है मानवदोषी, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, वन हु हेट्स, है ना, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिसएंथ्रोपिस्ट, है ना, मिसएंथ्रोपिस्ट, है ना, इस टाइप से। वन हु हेट्स यानी एक ऐसा, मतलब मिसएंथ्रोपिस्ट वो इंसान होता है जो मानव जाति से घृणा करे, नफरत करे, है ना, मानव जाति से नफरत करे, घृणा करे, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी सेकंड वाले में कंप्लेनर, जानते हो कंप्लेन से बना है शिकायत करता है, ये तो बहुत ही लोकल वर्ड है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, यानी एक ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छी बातें सोचे, फ्यूचर के लिए अच्छी बातें सोचे, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, वन हु फील्स दैट फ्यूचर विल बी ब्राइट, फ्यूचर विल बी गुड, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, है ना। तो ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट में डिफरेंस आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है वो हमें पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक्टिव पैसिव में यहाँ पर बताना है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है द बॉयज़ क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। अब सेंटेंस को समझिएगा, द बॉयज़ क्रिकेट बॉल ब्रोक कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। और पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो वॉज या फिर वर्ब होती है। वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हमें पता है। वॉज लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा होगा, वर्ब लगाएंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा होगा। तो ये बात हमें देख लेना है। द बॉयज़ क्रिकेट बॉल जो है वो वॉज, सॉरी, द बॉयज़ क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। अब हमें पता ना, जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो विंडो हो जाएगी, यानी कि ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द नेबर्स विंडो। उठा लो, द नेबर्स विंडो, सिंगुलर है विंडो, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए वॉज लग जाएगा। अब देखो किस में लगा है, ऑप्शन देख लेते हैं। द नेबर्स विंडो इज़, इन्होंने चेंज ही नहीं किया, गलत हो गया। हैड बीन कर दिया, गलत हो गया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पास्ट परफेक्ट का पैसिव बना दिया। जबकि हमें जो पैसिव बनेगा वो पास्ट इंडिफरेंट का पैसिव पास्ट इंडिफरेंट में ही रहता है ना, टेंस थोड़ा ना चेंज होता है पैसिव में। अभी देखो यहाँ पर द नेबर्स विंडो वॉज ब्रोक। अब हमें पता है वॉज तो सही था, लेकिन वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थे। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है, तो यहाँ पर ब्रोकन होना चाहिए था, गलत हो गया, है ना। अब ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है द नेबर्स विंडो वॉज ब्रोकन बाई द बॉयज़ क्रिकेट बॉल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
20 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है या नहीं है ये देखना है। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, कोई एरर है। नो सूनर डिड प्रिया, ज्यों ही, नो सूनर याद रखिएगा, नो सूनर जैसे ना बोलते हैं ना कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसे बोलते हैं, कंपैरिजन दिखाता है ना, कंपैरिजन दिखाता है, तो नो सूनर, नो सूनर। अब नो सूनर के साथ जो आता है वो पेयर वर्ड आता है देन, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार यहाँ पर कभी कभी ये देन की जगह पर देन लिख देगा, गलत हो जाएगा। कभी कभी ये देन की जगह पर वेन लिख देता है, वो भी गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि नो सूनर के साथ क्या आता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, नो सूनर के साथ सिर्फ और सिर्फ दैन आता है, THAN वाला दैन, क्योंकि कंपैरेटिव है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सूनर लिखा है ना तो दैन लगाते हैं, ये आता है। लेकिन एग्जाम में क्या क्या लिख के आ सकता है, कभी कभी ये देन लिख देते हैं, देन भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और वेन भी नहीं होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ दैन आता है, वेन भी नहीं आता, तो ये दोनों वर्ड नहीं होंगे, है ना। तो अब देखो नो सूनर, जब भी नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हमारा एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, टाइम की बात कर रहा है ना, तो ये पार्शल इन्वर्जन ले लेगा। पार्शल इन्वर्जन कहने मतलब है कि इन्वर्जन तो हुआ लेकिन पार्शल हुआ, पूरा नहीं हुआ। और इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ रही हैं तो उसे फुल इन्वर्जन बोलेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही है तो उसे पार्शल इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर पार्शल इन्वर्जन हुआ है, डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आई है और मेन गेट मेन वर्ब बाद में आई है, ध्यान दीजिएगा। तो नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड, ज्यों ही प्रिया ने रिपोर्ट कार्ड पाया, पास्ट की बात कर रहा है, ज्यों ही प्रिया ने रिपोर्ट कार्ड पाया, अपना रिपोर्ट कार्ड पाया, वेन ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैन हो जाएगा, नो सूनर दैन। वैसे ही शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय, और खुशी के मारे उछलना कूदना शुरू कर दिया, है ना, ज्यों ही उसने ऐसा पाया, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर देन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर किस में एरर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देन, वेन की जगह पर देन होना जाना चाहिए था, वेन की जगह पर देन हो जाना चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप सुनना चाहें तो, एक और होता है हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या आता है। तो हार्डली आ जाए चाहे स्कार्सली आ जाए, इसके साथ हम वेन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देन देकर एग्जामिनर गलती कर देता है आपको, है ना। तो यहाँ पर हार्डली आ जाए स्कार्सली आ जाए, इसके साथ हम वेन लगाते हैं, नो सूनर के साथ हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। सो उम्मीद है ये समझ पे आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा जो है वो पैसेज है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज टेस्ट है इसे बोलते हैं ना, क्लोज टेस्ट है। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टूरिज्म की बात की जा रही है ना, पर्यटन की बात की जा रही है। टूरिज्म इज़ वन डैश द बिगेस्ट बिजनेसेस, है ना। अब देखो हमें पता है ना, एक रूल होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, रूल कैसे बना है मैं बता चुका हूँ अपनी क्लास में अच्छे से डिटेल में कैसे बना है। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल होता है। क्यों, क्योंकि ये उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है ना, सिलेक्शन दिखाने की, क्योंकि प्रिपोजिशन ऑफ ये कई रीजन दिखाता है। तो अब हमें पता है ना, यहाँ पर लिखा है वन ऑफ। अब देखो टूरिज्म इज़ वन ऑफ, जाहिर सी बात है बिल्कुल आ जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस, देखो लिख रखा है बिजनेसेस, है ना, इन द वर्ल्ड। बात संसार के बिगेस्ट ना सबसे बड़े बिजनेसों में बात की जा रही है, उनमें से जो टूरिज्म है वो सबसे बड़ा बिजनेस है, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर कितना आसान है, बिल्कुल ये सब गलती है, कितना आसान है। तो ये चीज़ें देखिएगा। वन ऑफ के बाद मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, इसके बाद जो इसकी वर्ब अगर आ रही होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि वन सिंगुलर रिप्रेजेंट करता है ना, इसी से। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस, देखो बिजनेसेस दे रखा है ना, ध्यान रखेंगे, बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, जनरेटिंग, क्या जनरेट करते हुए, क्या जनरेट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या जनरेट करते हुए, डैश 200 मिलियन जॉब्स, डैश 200 मिलियंस जॉब, क्या जनरेट करते हुए, जनरेटिंग एट मच, नहीं एट मच क्या होता है, एट मच क्या होता है भाई, एट मच तो कुछ होता ही नहीं है, एट मच नहीं होता, एज मच होता है, एज मच एज लगा सकते हो, लेकिन एज मच एज हम तब लगाएंगे जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तब। एट लास्ट अंतिम में नहीं, एट मोस्ट सर्वोत्तम, अभी नहीं, एटलीस्ट कम से कम की बात करेगा, बिल्कुल। एज मैनी एज जैसे होता है वर्ड, एज मैनी एज होता है वैसे ही, तो एट मोस्ट नहीं एटलीस्ट हो जाएगा, कम से कम कितनी, 200 मिलियन जॉब्स। यानी कि जो टूरिज्म है, जो पर्यटन सेक्टर है, वो संसार का, विश्व का वो सबसे बड़ा ना बिजनेस सेक्टर माना जाता है। और क्या पैदा करते हुए, जनरेटिंग एटलीस्ट कम से कम 200 मिलियन जॉब, है ना, कम से कम 200 मिलियन जॉब्स। तो एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, एटलीस्ट 2 मिलियन जॉब्स। इट इज़ वाइटल, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट,
ध्यान दीजिएगा, वाइटल मीन्स होता है ना इंपॉर्टेंट। इट इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ यानी अर्थव्यवस्था के लिए, है ना, यानी संसार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इट इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमीज़ ऑफ डैश कंट्रीज़। अब देखो कंट्रीज़ यहाँ पर प्लूरल नाउन है, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन है ना कंट्रीज़। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आ जाएगा, एक ऐसा डिटरमिनर आएगा जो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा। अब क्या कंट्रीज़ के लिए एनफ लगाओगे, एनफ नहीं लगाएंगे कंट्रीज़ के लिए, लेस भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और मच भी नहीं लगाएंगे, मच तो अनकाउंटेबल के लिए आता है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, तो लेस भी नहीं लगाएंगे, मीनिंग आ रही मेनी कंट्रीज़ की, है ना। इट इज़ वाइटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर द इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ के लिए, ऑफ मेनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के लिए बहुत ज़रूरी है ना पर्यटन। जाहिर सी बात है पर्यटन बढ़ता है ना तो बहुत सारी इकॉनमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, इस टाइप से। जीडीपी नहीं मतलब हमारी इकॉनमी में बूस्टअप होता है, इंक्रीमेंट होता है इस टाइप से। तो इट इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ मेनी कंट्रीज़, बिल्कुल मेनी के बाद है ना, मेनी एक ऐसा डिटरमिनर है जिसके बाद प्लूरल नाउन आता है ना, काउंटेबल आता है, तो मेनी कंट्रीज़ बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि द डाउन साइड इज़ दैट, डाउन साइड मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है ना, कोई तो नेगेटिव पॉइंट है ना, एक नेगेटिव पॉइंट ये है, द डाउन साइड इज़ दैट टूरिज्म इज़ अ मेजर, है ना, बहुत बड़ा। अब देखो डाउन साइड भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, यानी टूरिज्म है तो हर देश के लिए बहुत ही अच्छा, ये इकॉनमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, या कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। ध्यान दीजिएगा, डाउन साइड मतलब कि कमियां, खामी जैसे बोलते हो ना, एक कमी भी है इसमें। क्या कहिए, द डाउन साइड इज़ दैट टूरिज्म इज़ अ मेजर डैश ऑफ क्लाइमेट। अब मेजर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल इसमें दे रहा है टूरिज्म। अब जाहिर सी बात टूरिज्म होगा तो लोग आए जाएंगे, इस टाइप से पोल्यूशन टाइप का बढ़ेगा, तो वो हम ना कहीं फैक्टर भी है ना, ये डाउन साइड फैक्टर भी है इसका, तो फैक्ट कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी ना, बोलते नहीं बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है ऑफ क्लाइमेट का। रिवॉल्वर नहीं होगा, रिवॉल्वर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा ना होगा, क्वांटिफायर भी नहीं होगा, क्वांटिफायर मतलब चीज़ों को बढ़ाने वाला, ध्यान दीजिएगा, तो क्वांटिफायर नहीं बोलेंगे, कंट्रीब्यूटर बोलेंगे, मेजर कंट्रीब्यूटर, है ना, बहुत बड़ा नहीं, मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है इसका। तो क्या बोलेंगे, द डाउन साइड इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द कार्बन। अब जाहिर सी बात है किसकी वजह से, क्या करते हुए, थ्रू द कार्बन एमिशन, बोलते हैं ना एमिशन, कार्बन उत्सर्जन, तो उत्सर्जन वाला यहाँ पर कोई आंसर आना चाहिए, है ना, एमिशंस बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर दे रखा है कार्बन एमिशंस, है ना, तो ऑप्शन एमिशंस हो जाएगा। ओमिशन मतलब ओमिट से बना, ओमिशन मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को ड्रॉप कर देना, उसे ओमिशन बोलते हैं। ऑप्शन से नहीं होगा, वेरिएशन से भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी, उत्सर्जन बोलते हैं, नहीं वर्ड हिंदी सुन रखा होगा, उत्सर्जन, है ना, उस टाइप से। तो कार्बन उत्सर्जन की वजह से, कार्बन उत्सर्जन के कारण से, ये इसका डाउन साइड भी है किसका, टूरिज्म का, है ना। यानी टूरिज्म को हर एक कंट्री बढ़ावा तो देना चाहती है, लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है कि वो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने एक और पेपर सॉल्व कर लिया है CGL 2020 का। उम्मीद है आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और हाँ आप बताइए ज़रूर इस चीज़ को कि कैसे पेपर लग रहा है, कैसा सोल्यूशन आपको लग रहा है, क्या कोई इसमें मदद मिल रही है, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए निकालना बड़ा ही चैलेंज है, बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। और इस टाइम को जो मैं, हालांकि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं बस QMath से पेपर डाउनलोड करके आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ रहा है, बट ये जो टाइम मैं ले रहा हूँ आपको, ये टाइम जो कंज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये टाइम निकालना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये मेरे एफर्ट्स जो हैं कैसे लग रहे हैं, इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, इससे मुझे है ना इनकरेज मिलेगी, हौसला अफजाई होगा, और मैं वही चाहता हूँ, आपसे कुछ और नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों तक जरूर पहुँचा दो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे से सोल्यूशन कराया जा रहा है, और लॉजिकल तरीके से कराया जा रहा है, कहीं कोई रूल बेस्ड नहीं बताया जा रहा है, हर चीज़ आपको फैक्ट के तरीके से बताई जा रही है कि यहाँ पर ये लॉजिक कैसे आया है, कैसे क्या बना है। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।